नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेवलपमेंट न्यूज़ के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। शुरुआत करते हैं आज के डेवलपमेंट न्यूज़ की सबसे पहली अपडेट के साथ में, जो कि निकल कर आ रही है बेंगलोर के एयरपोर्ट के पास में बने नए हॉल्ट स्टेशन के बारे में। रिसेंटली एक डेवलपमेंट न्यूज़ के एपिसोड में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इसका जो काम है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इंस्पेक्शन वगैरह भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो ऑपरेशन हैं ये देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज से यानी कि 4 तारीख से आप लोगों को यहाँ पर डेमो ट्रेन के ऑपरेशन जो है ये होते हुए दिखेंगे। इसकी कुछ पिक्चर जो है अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एक वीडियो भी शेयर करी गई थी ट्विटर के ऊपर, लेकिन कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से वो अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो बताया ये जा रहा है कि रोज़ाना भी 3 सर्विसेज जो हैं ये ऑपरेट करी जाएंगी बेंगलोर के मेन स्टेशन से लेकर ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हॉल्ट स्टेशन तक। और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पर एडअप करी गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न बनाया गया है इस पर्टिकुलर स्टेशन का। अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे तो अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन है, तो हो सकता है कि आगे जाकर हम लोगों को यहाँ पर डबल लाइन वगैरह देखने के लिए मिले। और अभी सिर्फ 3 सर्विसेज इंट्रोड्यूस करी गई हैं। साथ ही साथ में अगर हम लोग यहाँ पर और बात करें तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टेशन से एयरपोर्ट तक जाने के लिए शटल बस जो है ये प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो कि शायद फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप लोग काफ़ी आसानी से यहाँ पर स्टेशन से बाहर निकलते से ही एयरपोर्ट जा सकते हैं। आप लोगों को कोई भी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ये ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है स्पेसिफिकली बेंगलोर के लोगों के लिए। अगर आप लोग बेंगलोर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग मुझको ज़रूर से बताइएगा कि इस पर्टिकुलर स्टेशन के चालू हो जाने के बाद में आप लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में बन रहे हमारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की तरफ से। रिसेंटली एनएचएसआरसीएल ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ट्वीट शेयर किया, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जियो टेक्निकल सर्वे और साथ ही साथ में जॉइंट ग्राउंड सर्वे का काम जो है ये गुजरात के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। इसकी कुछ पिक्चर्स अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बाकी प्रोग्रेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम चल रही है। उसके अलावा ऑल ओवर यहाँ पर 68% लैंड जो है इसको एक्वायर कर लिया गया है। गुजरात के अलग अलग पार्ट्स में आप लोगों को बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं ये देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे टेंडर जो हैं ये एलएनटी को ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स भी हैं और काफ़ी नेगेटिव अपडेट्स भी हैं। स्पेसिफिकली अगर हम लोग गुजरात के बारे में बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन की वजह से हम लोगों को थोड़ा डिले देखने के लिए मिल रहा है। इसी के साथ में अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि एनएचएसआरसीएल जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फेज़ वाइज जो है ऑपरेट करने की प्लानिंग कर रही है, जहाँ पर पहला फेज़ जो है ये साबरमती से लेकर वापी के बीच में ऑपरेट किया जाएगा और फिर सेकंड फेज़ में इसको वापी से लेकर थाने के बीच में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब देखते हैं अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं और लैंड एक्विजिशन का काम टाइम पर हो जाता है तो आप लोगों को ये पूरा फेज़ वाइज जो काम है ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये वन गो में शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है रेल व्हील फैक्ट्री के प्रोडक्शन की तरफ से। अब दोस्तों अपडेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करते हैं पेंडेमिक के टाइम के पहले के रिकॉर्ड्स को और पेंडेमिक के टाइम वाले रिकॉर्ड्स को, तो भी हम लोगों को पेंडेमिक के टाइम पर जो प्रोडक्शन चल रहा है उसमें ऑलमोस्ट 15% का हाइक जो है हम लोगों को देखने के लिए मिला है। अब अगर हम लोग यहाँ पर आंकड़ों के बारे में बात करें तो अगस्त से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में हम लोगों को 28,496 जो व्हील्स हैं इनका प्रोडक्शन होता हुआ दिखा। वहीं अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे प्री कोविड टाइम से, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे अक्टूबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 के बीच में, जहां पर हम लोगों को लॉकडाउन वगैरह देखने के लिए नहीं मिला था, तो उस टाइम पर भी जहां पर जो प्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था 24,767 व्हील सेट्स का। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि पेंडेमिक होते हुए भी यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन है इसने 15% की हाइक रजिस्टर करी है। दूसरी यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है बेंगलोर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी की तरफ से। और अगर हम लोग और स्पेसिफिकली बात करें तो ये अपडेट निकल कर आ रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में साइन हुए एक अग्रीमेंट को लेकर, जिसकी वर्थ है $100 मिलियन की, और ये पूरा पैसा बेंगलोर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी को दिया जाने वाला है। अब ये पैसा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी को क्यों दिया जाएगा? बेंगलोर सिटी के अंदर स्पेसिफिकली यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो बेंगलोर सिटी के अंदर जो हमारी ये पावर सप्लाई सिस्टम है इसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी जाती है इसको और भी ज़्यादा रिलायबल बनाया जाएगा, इसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये भी बात निकल कर आती है सामने की 2800 किलोमीटर की जो फाइबर ऑप्टिकल केबल रहती हैं इनका इंस्टॉलेशन किया जाएगा, जिसकी मदद से हम लोगों को कम्युनिकेशन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और साथ ही साथ में यहाँ पर जितनी भी हमारी 7200 किलोमीटर की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की केबल रहती हैं या फिर पावर सप्लाई की केबल रहती हैं इनको पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस होते हैं इसमें 30% की कमी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है स्पेसिफिकली बेंगलोर के लिए। लेकिन सिर्फ बेंगलोर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और जो अंडरग्राउंड करने की बात हो रही है वो 7200 किलोमीटर की हो रही है।
तो एरिया मेरे ख्याल से आसपास आ जाएगा, यानी कि बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन का एरिया जो है ये पूरा कवर हो जाएगा उसके अंदर। इसके बारे में आप सभी लोगों का क्या सोचना है, आप लोग मुझको जरूर से बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है एल&टी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग की तरफ से, जो कि एल&टी की ही एक सब्सिडरी है। इसको रिसेंटली 7,000 करोड़ रुपए का एक टेंडर जो है ये मिला है, और वो मिला है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से। अब ये जो एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है ये हमारी एचपी पेट्रोलियम और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ है। और ये जॉइंट वेंचर इसलिए हुआ है क्योंकि राजस्थान के बारमार के अंदर एक बहुत बड़ी रिफाइनरी जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अब ये टेंडर जो है 7,000 करोड़ रुपए का, ये ड्यूअल फीड क्रैकर यूनिट जो है इसको बनाने के लिए दिया गया है। और माना ये जा रहा है कि ये अभी तक हमारे देश का रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो उम्मीद करेंगे कि एल&टी जो है इसको लेकर सबसे अच्छा काम करे और हम लोगों को जल्द से जल्द ये रिफाइनरी का काम होता हुआ दिख जाए। दूसरे यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है कोल इंडिया के कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर। अब दोस्तों हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारी कोल इंडिया को 10,000 करोड़ रुपए का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको पूरी तरह से अलॉट करके दिया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें दिसंबर 2020 तक के आंकड़ों के बारे में, तो कोल इंडिया ने अभी तक 8,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसको पूरी तरह से किया है। वहीं अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो कोल इंडिया ने काफ़ी सारे इंटरनल टारगेट्स जो है इनको अचीव किया है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, बावजूद कि हम लोग यहाँ पर पेंडेमिक से जूझ रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये 10,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर 13,000 करोड़ रुपए कर दिए हैं। यानी कि अभी यहाँ पर हमारे ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में ऑलमोस्ट 3 महीने हैं, और इन 3 महीनों के लिए ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए जो है ये और एडअप कर दिए गए हैं कोल इंडिया के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इसका मतलब कि अभी इन 3 महीनों में कोल इंडिया के पास में ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों अगर कोई भी कंपनी करती है तो इसका मतलब है कि वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कर रही है, उसकी स्केल को ग्रो कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही चाहती है कि वो उसके कोल के सेक्टर को पुश करे, और कोल का सेक्टर यहाँ पर पुश होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो इकोनॉमी है इसमें हम लोग को रिवाइवल देखने के लिए मिलेगा। दूसरे यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आने वाले मुंबई डिवीजन में एक नए कोच वॉशिंग प्लांट के इंस्टॉलमेंट को लेकर। रिसेंटली मैंने आप सभी लोगों को बताया कि कोटा के अंदर और जयपुर के अंदर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है, और अब मुंबई के अंदर भी एक और कोच वॉशिंग प्लांट जो है ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट जो है हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी जो कॉस्ट है ये 1.67 करोड़ रुपीज़ की बताई जा रही है, और इसकी मदद से हर साल 18 मिलियन लीटर का जो वाटर है इसको सेव किया जा सकेगा। 24 कोच की ट्रेन जो है इसको सिर्फ 20 मिनट के अंदर धोकर ये पूरी तरह से तैयार कर सकता है। और सेविंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हर साल अब हम लोगों को इससे 68 लाख रुपीस की एनुअल सेविंग होती हुई दिखेगी। तो काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। उम्मीद करेंगे कि और भी स्टेशन के ऊपर हम लोगों को इसी तरह के ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट देखने के लिए मिले, जिससे हमारी ट्रेन जो है ये साफ सुथरी रहें। दूसरे यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है मुंबई से लेकर नागपुर के बीच में बनने वाले हमारे हाई स्पीड रेल सेक्शन को लेकर या फिर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर। रिसेंटली NHSRCL ने हॉल्टेक कंसल्टेंसी नाम की एक कंपनी जो है इसको GAD के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अलॉट कर दिए हैं। अब GAD का मतलब होता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। इसके अंदर क्या कुछ किया जाएगा उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो GAD है ये पता लगाएंगे कि कहाँ कहाँ पर ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है, यानी कि कौन कौन सी रिवर्स के ऊपर, कैनल्स के ऊपर, कौन कौन सी रेलवे लाइन के ऊपर, कौन कौन से स्टेट हाईवेज के ऊपर, नेशनल हाईवेज के ऊपर, रोडवेज के ऊपर कहाँ कहाँ पर ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है, ये सभी पता लगाया जाएगा। साथ ही साथ में ये भी पता लगाया जाएगा कि कहाँ पर हम लोग रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कहाँ पर मेंटेनेंस डिपो का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का पता लगाया जाएगा, जो कि DPR को प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बारे में, तो मुंबई से लेकर नागपुर के बीच में हम लोग को ऑलमोस्ट 12 स्टेशन जो हैं ये देखने के लिए मिलेंगे, और साथ ही साथ में 8 मेंटेनेंस डिपोट जो है इनका कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगली और आज के डेवलपमेंट न्यूज़ की जो फाइनल अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है नागपुर मेट्रो की तरफ से, जिसने कि रिसेंटली PCMC से लेकर फुगेवदी के बीच में ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के स्ट्रेच के ऊपर जो नागपुर मेट्रो है इसका ऑपरेशन जो है ये किया, या फिर ट्रायल जो है ये किए, जो कि पूरी तरह सक्सेसफुल रहे। इसी कुछ पिक्चर्स जो है भी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एक वीडियो जो है ये भी शेयर करी गई थी, जिसको भी अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो जनवरी 10, 2020 को पहली बार PCMC से लेकर संत तुकाराम नगर के बीच में ऑलमोस्ट 2.4 किलोमीटर के स्ट्रेच के ऊपर जो नागपुर मेट्रो है इसका ट्रायल जो है ये कंडक्ट किया गया था। उसके बाद से नागपुर मेट्रो एक तरीके से खड़ी ही हुई है, इसके ऑपरेशन ज़्यादा नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब उम्मीद यहाँ पर दिख रही है कि बहुत ही जल्दी हम लोगों को 10.7 किलोमीटर के स्ट्रेच के ऊपर यानी कि पर्पल लाइन के ऊपर मेट्रो दौड़ती हुई दिखने वाली है। आज की डेवलपमेंट न्यूज़ बस इतना ही था। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे जाकर भी हमारे देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी डेवलपमेंट न्यूज़ के जो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को टाइम से मिल जाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।